एक और नमस्कार। संयोग है, तारापुर का चुनाव होने वाला है 30 तारीख को, और हम लोग 4 दिन से सभी पंचायतों में, प्रखंडों में हम लोगों ने चुनाव प्रचार में कई लोगों से संपर्क करने का काम किया। तारापुर में 5 प्रखंड हैं और 42 पंचायत हैं, और जो हम लोगों ने वहाँ गए और लोगों से संपर्क किया है, तो आम लोगों की भावना है कि जो वर्तमान सरकार है, जो सरकार ने सिर्फ वादा करने का काम किया और वादा करके तारापुर में कोई ऐसी विकास की रेखा खींचने का काम नहीं किया, बल्कि समाज को तोड़ने का काम, जाति धर्म में बांट करके और लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दिखलाने का काम किया। इस कारण लोगों ने, सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर जाति बंधन सब टूट गया है। लोग कहते हैं कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर चुनाव हो रहा है, लेकिन तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में गया था, दोनों जगह जातियों का या जितनी भी धाराएं हैं सब टूट चुकी है, और सब मिल कर के इस कुशासन की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार या नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देश के नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं को या आम आवाम को छलने का काम किया है, उससे लोग प्रताड़ित हैं, और उसका खामियाजा नीतीश कुमार जी एनडीए को किसी भी हालत में चुकाने के लिए यहाँ की जनता ने मन बना दिया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ की जनता इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अरुण शाह को विजयी बनाने का काम करेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कई तरह की इन लोगों ने 2005 से सरकार बनने के बाद कई तरह की बात करने का काम किया। इस राज्य में सबसे पहला तो आप बता दूं, कोरोना के ही समय में कहा कि अभी भी अपना गुणगान कर रहे हैं कि हम 100 करोड़ लोगों को देश में हमने वैक्सीन का टीका दे दिया, जबकि इस देश में अभी भी 31% से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन नहीं मिला है। लेकिन इसके बावजूद भी दुर्भाग्य रहा, आज जहाँ चुनाव हो रहा है तारापुर, जनता ने जिताया, चाहे जैसे भी साजिश करके मेवालाल चौधरी जी जीत करके गए, और वो कोरोना के कारण ही, और सरकार ने अपने स्वास्थ्य केंद्र, अपने अस्पताल में भी उनका इलाज नहीं करा पाए, क्योंकि वहाँ कोई सुविधा नहीं, और प्राइवेट अस्पताल में जा कर के, पारस अस्पताल में जा कर के उन्होंने उनका इलाज हुआ, और वहाँ मृत्यु को स्वीकार करना पड़ा उनको। तो ये तो यहाँ के जनप्रतिनिधि का सवाल ही नहीं है। बिहार में 4.5 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना के कारण मृत्यु को स्वीकार किए। अलग सरकार करे कि 9,000 लोगों को ही मृत्यु का उनको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ पर लोगों की 70 से 100 लोगों की मृत्यु नहीं हुई। तो 4.5 लाख लोगों की इस बिहार में मृत्यु है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ एकदम चरामर है, किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, और डॉक्टर की कमी, दवा की कमी, अस्पताल की इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। लाख लोग अपनी बात कर रहे हैं, अपनी चर्चा कर रहे हैं, अपने पीठ खुद थपथपा रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। दूसरी बात शिक्षा की, आज भी शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से गिरावट आ रही है, और निजी स्कूलों का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने का काम कर रहा है। यहाँ के विद्यार्थी पलायन कर रहे हैं, बिहार से बाहर जाकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोचिंग भी दिल्ली और जाकर के राजस्थान और पंजाब में, मध्य प्रदेश में जाकर के कोचिंग लेने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। लाख बात कर रहे हैं, हम पोशाक दे रहे हैं। पूरे कोरोना काल में लॉकडाउन रहा, जो मध्याह्न भोजन है कोई स्कूल में बच्चों को नहीं मिला, क्योंकि स्कूल को तो बंद था, लेकिन ये उसका अपना दे रहे हैं। उसी तरह से नौकरी के नाम पर जब हमारी आम चुनाव रहे थे, हमारे नेता और श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में पूरा लोग चुनाव लड़ रहे थे,
तो हम लोगों ने कहा था कि सरकार बनेगी तो पहला हम लोग 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी ने मजाक किया था कहाँ से नौकरी मिलेगी। उसी समय एनडीए के लोगों ने फिर कहा, नीतीश जी ने भी स्वीकार किया और कहा कि 19 लाख लोगों को हम नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन आज तक एक लोगों को भी नौकरी नहीं दे, यहाँ तक कि यहाँ लोगों की छटनी हो रही है। देश में तो ही रही, इस राज्य में भी जो आरक्षण वर्ग के लोगों का बैकलॉग खाली पड़ रहा है। लोग नौकरी के लिए ललायत हैं, लेकिन बैकलॉग खाली हो रहा है। लोगों को अब कहा गया कि 50 साल में ही आपको छटनी कर दी जाएगी, आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो यहाँ रोजगार का भी स्थिति नहीं है, तो युवा बेहाल है। आवेदन पत्र मांगे जाते हैं, 450 से 500 रुपये एक आवेदन में लोग फॉर्म के साथ पैसा जमा करते हैं। अरबों रुपया जमा होता है एक एक विभाग का, और वो अरबों रुपया का कोई हिसाब नहीं। सरकार उसको पर अपना मौज मस्ती करने का काम कर रही है। बेचारा नौजवान पैसा दे करके, चाहे वो कर्जा ले करके, चाहे जैसे भी वो आवेदन देता है, उसकी नौकरी नहीं होती है, परीक्षा नहीं होती है। परीक्षा होती है तो उसका रिजल्ट नहीं आता है। अगर किसी का रिजल्ट आ भी गया तो उसका रिजल्ट के आधार पर उसकी ट्रेनिंग नहीं होती है। ट्रेनिंग नहीं अगर वो भी गया अपनी जगह, उसकी नियुक्ति नहीं होती है। तो ये स्थिति है यहाँ। तो नौजवान भी पूरे रूप से परेशान है। किसान जिस तरह से खाद का किल्लत सबसे बड़ा रहा, यूरिया का किल्लत, अभी वर्तमान में ही लोगों को लाइन में लगना पड़ा और किसानों को मार खाना पड़ा। जो हमारा मालिक है, जो हमारा अन्नदाता है, उसको भी यूरिया के लाइन लग करके और उनको लाठी का खाना पड़ा। तो इन सारे चीज़ों से किसान से ही, महिलाओं का जहाँ तक कहा गया बराबर उज्ज्वला योजना हम कर रहे हैं, लोगों को सिलेंडर देने की बात कही गई, लेकिन गैस का दाम जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, 1000 रुपया सिलेंडर का हो गया, पेट्रोल 100 रुपये से ज़्यादा हो गया, डीजल 100 रुपये से ज़्यादा हो गया। तो उसका असर है कि खाद्यान्न सामग्री का भी दाम बढ़ रहा है। तो महंगाई से हमारी महिलाएं भी प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। जो उसके यहाँ दो सब्जी और दाल चावल बनता था, आज उसके यहाँ सब्जी मैसर नहीं है। वो किसी तरह मार भात या कहीं एक सब्जी या दाल चावल बना करके अपने बच्चों को खिला रहे हैं। कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। इस सारी स्थिति से तारापुर की जनता भी पूरे रूप से वाकिफ़ है और अपने आप को परेशान हो रही है। इसलिए लोगों ने फैसला ले लिया है। हम निश्चित रूप से, और जो हमने देखा तेजस्वी जी की जहाँ रोड शो भी हुआ और सभा भी हुई, जो लोगों का झुकाव हो रहा है, लोगों का जिस तरह से भीड़ आ रहा है, लोगों को उल्लास हो रहा है, और वहीं दूसरी तरफ सरकार के मुखिया जो अपने को सुशासन बाबू कहते हैं, उनकी मीटिंग में पब्लिक नहीं जा रही है, वो भीड़ जुटा रहे हैं। लोग गाड़ियों का लंबा काफिला लग रहा है, लेकिन पब्लिक नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब साफ है कि जनता ने उनके दिल और दिमाग से उतार चुकी है, और इस बार वो फैसला लेगी, और ये फैसला लेगी कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अरुण साह को, जिसे हम लोगों ने दिया है टिकट, वो भारी बहुतों से विजयी करेंगे। सुशील मोदी कह रहे हैं कि महागठबंधन तो नूरा कुश्ती में लगा हुआ है, कोई भी चुनाव है उसके पहले हाथ मिला के मंच पर सब खड़े हो जाते हैं, बाद में एक दूसरे के सामने हो जाते हैं। तो हमसे क्या लड़ाई? देखिए, सुशील मोदी पर मुझको कुछ नहीं कहना है, क्योंकि हम तो लोग साथ हैं, स्कूल से कॉलेज से लेकर करके राजनीति में हम साथ हैं। वो किस तरह के बातें करते हैं, वो सिर्फ बातों के धनी हैं। नीतीश कुमार जी कहा करते हैं कि सुशील मोदी आज भी एक स्टूडेंट लीडर की तरह का, नीतीश कुमार जी का वक्तव्य है, मैं अपनी वक्तव्य नहीं कर रहा हूँ। और जिस तरह स्टूडेंट लीडर जिस तरह से बात करता है, उसी तरह से सुशील मोदी कहते हैं। हम लोग को ये बात कह दें कि इस बात को नहीं कहें, तो उनकी बातों का कोई, वो तो कभी कहते हैं कि हम देश की अर्थव्यवस्था पूरी रूप से मजबूत हो रही है। इस देश में तो सब कुछ बिक रहा है। अब कहते हैं कि राशन देने का काम कर रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, अच्छी बात है भाई, लेकिन 80 करोड़ लोगों को जो अनाज दे रहे हैं, 2 लाख करोड़ रुपया आप कह रहे हैं कि हम खर्च करें, और इसी देश में 8 करोड़ 63 लाख करोड़ रुपया
जो 15 पूंजीपति लोग हैं, जो गुजरात के 14 और 1 महाराष्ट्र के, उनका आपने माफ़ कर दिया, तो आप 8,63,करोड़ रुपया आपने माफ़ कर दिया और 2 लाख करोड़ रुपया के अब चर्चा कर रहे हैं, महिमा मंडप कर रहे हैं। और वो भी अनाज जो आपके पास स्टोरेज नहीं है, अनाज सड़ रहे हैं, आप उसको खपाने का काम कर रहे हैं। लेकिन चलिए अनाज दे रहे हैं, लेकिन आप इस बात की भक्ति भाव क्यों कर रहे हैं? आप 2 लाख करोड़ का अनाज दे रहे हैं और 8 लाख करोड़ रुपया उन पूंजीपतियों को माफ़ करने का काम कर रहे हैं। बैंक बेच दिया, इंश्योरेंस बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, रोड बेच दिया, वायुयान बेच दिया। अब तो इंडियन एयरलाइंस भी बिक गई टाटा के हाथों में। इस देश की अर्थव्यवस्था एकदम। वैक्सीनेशन का काफ़ी चर्चा हो रहा है। अभी सीमान में एक आया है मामला कि 5 महीना में मौत के बाद भी उसको सुई लग गया। कहाँ रिकॉर्ड बना रहे हैं? मैंने तो पहले ही कहा कि 100 करोड़ लोगों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन 31% लोगों को ज़्यादा वैक्सीन नहीं मिला। तो ये इस बात का खुलासा करना चाहिए। ये कहते हैं कि 9,000 लोगों को मरे कोरोना से। मैं कह रहा हूँ कि 4.5 लाख लोग, मैंने पहले भी कहा, 4.5 लाख लोग बिहार में अकेले मरे कोरोना से। तो इसका तो साफ जाहिर हो रहा है कोरोना का। ये लोग सिर्फ अपना छपासी बाबा हैं, और छपासी बाबा का काम है सिर्फ छपासी करना। हम लोग काम में विश्वास करते हैं, ये लोग बातों में विश्वास करते हैं। कांग्रेस कह रही है इधर कि लालू जी जब से इधर से आए हैं बीजेपी के विरुद्ध में कुछ बोल नहीं पा रहे। बीजेपी का खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने शुरू से लड़ने का काम किया। वो दिन याद कीजिए जब मंडल कमीशन आया था और इसके खिलाफ लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाला था। उस रथ को रोकने का काम देश में कोई अन्य राज्य में नहीं हुआ था, बिहार में ही कई राज्यों से गुजर करके आया था, और इसी राज्य में उनका रथ रोकने का काम किया था। और लगातार लालू जी के शासन में एक भी दंगा नहीं हुए। सीतामढ़ी में हुए थे एक दंगा, लेकिन उस दंगे को भी कंट्रोल करने का काम किया। हम कांग्रेस से कोई तुलना नहीं करना चाहते, लेकिन इतना कहना चाहते हैं भागलपुर के दंगा के बारे में भी उनको चर्चा करना चाहिए। बीजेपी के खिलाफ हम लोगों ने लगातार लड़ा है। बीजेपी के साथ कभी समझौता नहीं किया, क्योंकि वो धर्म की बात करती है, धर्म में लोगों को लड़ाने की बात करती है। वो मंडल आयोग के खिलाफ करने का काम करती है। बीजेपी हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। विपक्ष का इस बार मुद्दा क्या होगा? नीतीश जी बार बार कह रहे हैं कि वो पुरनका याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अभी सभा में बोले हैं 15 साल का वो कौन 15 पीछे वाला की इस वाला? 15 साल का वो याद करने की बात कर रहे हैं। 16 साल का भी तो कहानी पढ़ लें। 16 साल में कितनी हत्या हुई। देश का जो राष्ट्रीय क्राइम रिपोर्ट है जो संसद में पेश होता है, उस क्राइम रिपोर्ट को आप देख लीजिए। उन्हीं के एनडीए की सरकार है, जिसके गृह मंत्री श्री अमित शाह है, वही वहाँ पर उसको जारी करते हैं। उस नेशनल क्राइम रिपोर्ट में भारत का में बिहार का स्थान दूसरा है। नीचे से आप हम लोग नहीं है, हम लोग ऊपर से दूसरे स्थान पर है। ये है क्राइम का ग्राफ, उनको इस पर बोलना चाहिए। वो नीति आयोग की रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, उन्हीं का है। नीति आयोग कह रही है कि बिहार में जर्जर स्थिति है, अस्पताल से लेकर के हर एक क्षेत्रों में। वो नेशनल क्राइम रिपोर्ट को नहीं मानते, उन्हीं के सरकार का है, कोई मेरी सरकार नहीं है। जिसके गोद में बैठे हुए हैं उसी सरकार के द्वारा ये रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में बताइए कि क्या है। और 15 साल में जो काम हुआ लालू जी के शासन में, चाहे वो दलितों का सवाल हो, गरीबों का सवाल हो, सवर्णों का सवाल हो, चाहे किसानों का सवाल हो, शिक्षा के सवाल हो। हमारे शिक्षा मंत्री उस समय थे, पूछिए क्या नहीं किए। हमारे शिक्षा मंत्री ने बताएंगे किस तरह से शिक्षा की स्थिति सुधरी थी और आज किस तरह से गिर रही है। तो ये स्थिति पूरी गड़बड़ है। कोई जल जमाव, इतना स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस तरह लूट हो, भ्रष्टाचार की चरम सीमा है। कोई ऐसा ब्लॉक, मैं छोटे जैसे मेरे गांव का गरीब जनता ब्लॉक स्तर का काम लेती है, सर्किल स्तर का काम लेती है, थाना स्तर का काम लेती है, लेकिन आप बता दीजिए एक जगह भी बिना भ्रष्टाचार के काम हो रहे हैं, बिना उगाही बिना दमाही के उसका काम नहीं होता। ये कहते हैं कि ऑनलाइन सब हो रहा है। ऑनलाइन में जब जमाही नहीं है, ज़मीन का आंकड़ा, तो कैसे ऑनलाइन बात हो? चिराग पासवान से इस चुनाव में कुछ अंदर का तालमेल है क्या? चिराग पासवान की पार्टी है, वो लड़ रहे हैं चुनाव, आना चाहिए। समझौता नहीं है। आप लोग की तरफ आना चाहिए उनको, जैसा स्थिति देखा। अब वो तो उनकी पार्टी, उनको सोचना है ना।
हम लोग को अपनी नीति के आधार पर, हम सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव के सवाल पर हम पूरे रूप से कटिबद्ध हैं। इस पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते। जो भी इन विचारों को मानती है हम उनके स्वीकार करेंगे, उनको स्वागत करेंगे। ये दोनों, इसका मतलब आप साफ समझ जाइए कि उनको घबराहट है, छटपटाहट है। उनके महसूस हो रहा है कि अब हमारा जनता ने हमारी जो विश्वास है उससे हम खो चुके हैं, तो इसलिए ला के ताकत लगा है। हम तो विपक्ष में, हमको प्राप्त करना है, उनको खोना है। हमको तो ये सीट हमारा था नहीं, लेकिन हम तो प्राप्त करने के लिए, हम बनने के लिए लड़ रहे हैं, वो बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो लालू जी भी कल दौरा कर रहे हैं। लालू जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता, क्यों नहीं दौरा करेंगे? उनके भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रोड रोड घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गली गली नहीं, एक पब्लिक मीटिंग, आम जनता को अपनी संवाद कहने का काम करें। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो गली गली घूम रहे हैं, उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गली गली घूम रहे हैं, घर घर में जाकर के लोगों का पैर पकड़ रहे हैं। ये हैसियत उनकी पार्टी। कांग्रेस का अलग होना आपको तो कमजोर कर दिया ना? नहीं, हम उसको कमज़ोर और मजबूत की बात नहीं करते हैं। हम अपने विचारों के आधार पर लड़ रहे हैं और विचारों के आधार पर लड़ेंगे और उसमें हम पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करेंगे। कांग्रेस या जो भी राष्ट्रीय स्तर पर हमारा है, और हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ एकजुटता के साथ कई, आप देख लीजिए कलगड़ा का चुनाव क्वार्टर फाइनल था, ये चुनाव सेमीफाइनल का एक है, उत्तर प्रदेश का चुनाव सेमीफाइनल होगा और 2024 का चुनाव फाइनल होगा। क्वार्टर फाइनल में वो हार चुके हैं, छोटा जो सेमीफाइनल है उसमें भी वो हारेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप लोग भी रिपोर्ट लेते होंगे। और सेमीफाइनल यूपी में तो उनका जनाधार खत्म हो चुका है, उनको हार नहीं है, तो फाइनल में उनका कोई वजूद नहीं कर सकता। कांग्रेस के अलग होने के बाद कहीं अहम समाज के जो सबसे पीछे पैदा गरीब लड़का अरुण सा, उसको हम लोगों ने टिकट देने का काम किया। ये हमारा A to Z है, सब लोग, सबल भी है, मिश्रा भी है। जिस तरह से हम 12,000 मतों से ही पीछे रह गए और साजिश करके चुनाव में सरकार बना ली, तीसरे दर्जे की पार्टी ने सरकार बना ली, तो उसके यहाँ भी छटपटाहट है। और देखिए, जब जंगल में जब आग लगती है तो सब लोग भागने का काम करते हैं और कहीं कहीं अपनी सुरक्षा लेने का काम करते हैं। तो जब आग लगेगी एनडीए में तो कोई रहने वाला है, तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति आने वाली है। और इसी बात की छटपटाहट है कि जनता दल यूनियन और एनडीए ने सारे अपने सैनिकों को, सारे महारथियों को लगा दिया है और जाति के आधार पर जिस जाति का है उस जाति के यहाँ भेज रहे हैं। जात पात की बात हम लोग कर रहे हैं कि वो लोग कर रहे हैं? कहते हैं कि हम जात पात की बात नहीं करते हैं, तो किस जाति के लोग को किस जगह लगाएं? आप लोग को भी रिपोर्ट है, हम लोग के यहाँ कोई है क्या ऐसा? उनके यहाँ तो जाति के आधार पर कंपेनिंग हो रही है। दोनों सीट जीतने के बाद भी आपका सीट पूरा नहीं हो पा रहा है बहुमत में, तो आप कह रहे हैं आगे देखिए होता है क्या, आगे देखिए होता है क्या, मैं आपको बता। अच्छा, अभी से कुछ महीने पहले जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल एक मोर्चे पे सामने आई थी, साथ आई थी जातिगत। नहीं, हम सवाल पर विशेष राज के दर्जे के सवाल, नहीं जातिगत जनगणना को मैं बता रहा हूँ, विशेष राज के दर्जे के सवाल पर, जातिगत जनगणना के सवाल पर, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय के सवाल पर, हम तमाम विपक्ष के लोग सत्ता के साथ। लेकिन जरा मैं उसी बात कर रहा हूँ, वो हमारा एक विषय रहा है। बिहार में और देश में जो योजनाएं बनती है, जो राशि होते हैं, अगर जातिगत जनगणना नहीं होगा तो किस जाति की क्या स्थिति है उसका आकलन नहीं होगा, और जिस जाति की जनसंख्या है उसका भी आकलन नहीं होगा, तो काम कैसे होगा विकास का? तो ये स्थिति के लिए हम लोग सब एक थे। लेकिन अब नीतीश कुमार जी लगता है कि वो इतने बुज़दिल हो गए हैं कि वो किसी सवाल पर स्थिर नहीं रहते। विशेष जाति दर्जा के लिए उन्होंने नाखून और बाल भी भेजने का काम किया था। लगता है कि दोनों का एक ही होगा, मोदी जी का और नीतीश जी का दोनों का एक ही होगा। इसीलिए उपचुनाव के बाद मेरा सवाल कांग्रेस के सर साथ हो जाएंगे क्या? समय देखिए,
अभी उपचुनाव में कोई भी दल इस मुद्दे को लेकर नहीं बढ़ रहा है, जातिगत जनगणना पूरी तरह से गौन हो गई, या फिर आरजेडी ये हमारा चुनावी नारा नहीं है जाति करना, बल्कि हमारा आवश्यक नारा है, हमारी आवश्यक बात है। इस राज्य के उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश के जो सबसे पीछे पैदान पर बैठे हुए लोग हैं उसके लिए, इसको आप जातियों में मत बांधिए, इसको आप चुनावी हथकंडा के रूप में मत मानिए। ये है राज्य के, राष्ट्र की उन्नति के लिए, और समाज का एक आदमी है, और आदमी के शरीर में एक अंग भी अगर कमज़ोर हो जाता है तो वो शरीर कमज़ोर कहा जाएगा, इस आदमी को विकलांग कहा जाएगा। तो ये हिंदुस्तान या बिहार को विकलांग नहीं बनने देना चाहिए, और इस सवाल पर हम चाहते हैं कि जो कमज़ोर है उस अंग को उचित आहार दिया जाए। ये है हमारा। एक अंतिम सवाल है, मिला है, श्याम जी ने बहुत सारी बातों पर प्रकाश डाला, आप लोगों ने भी बहुत सारे प्रश्नों को पूछा है। ये जो 2 चुनाव बिहार में उपचुनाव हो रहा है, सच पूछिए तो मैं इसे कोई दलीय चुनाव नहीं मानता हूँ कि इसमें नीतीश कुमार जेडीयू हारेगा और राष्ट्रीय जनता दल जीतेगा, या कांग्रेस जीतेगी, या कोई दूसरा दल जीतेगा। मेरा ध्यान और ये चुनाव भी उस ओर नहीं है। ये 2 चुनाव इस देश का दिशा और दशा बताने वाला, बदलने वाला ये चुनाव हम मानते हैं। ये चुनाव तय करेगा कि ये देश गांधी का देश रहेगा या यह देश गोडसे का देश होगा। यह चुनाव ये तय करने वाला है, और हम लोग कई दिनों से हैं यहाँ। मुझको यहाँ लग रहा है कि यहाँ पर जो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसकी भारी बहुमत से यहाँ हार होना सुनिश्चित है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हर दल अपना प्रचार करता है और अपने दल के जीत को सुनिश्चित करता है। मैं दलीय बात कतई आपसे नहीं करना चाहता हूँ। आज आपके यहाँ चुनाव हुआ है और आप देखिएगा बड़े पैमाने पर पुराने लोग ये हार हुई है। यह दर्शाता है कि नीतीश कुमार ने जिन नीतियों को बनाया गांव के विकास के लिए, वो इस बिहार में फेल हो गया। आज गरीब नीतीश कुमार के उन नीतियों के साथ नहीं है। आप चले जाइए गांव में, जितने गरीब हैं, एक तरफ से नीतीश मुर्दाबाद का वो नारा लगा रहा है। ये अतिशयोक्ति मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उस इलाके से आया हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और मैं बहुत दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि जो सत्ता दल है वो यह उपचुनाव हार रहा है, और यह उपचुनाव चेतावनी देता है नरेंद्र मोदी को कि नरेंद्र मोदी, तुम्हारे झूठ से, तुम्हारे बेईमानी से, तुम्हारे गरीबों के साथ छल करने से ये देश अब तुम्हारी नीतियों को समझ चुका है। अब ये देश गांधी का देश था, गांधी का देश है और गांधी का देश रहेगा। आने वाला चुनाव में फिर इन बेईमानों को इस देश की जनता सबक सिखाएगी और इस देश में फिर इनका शासन नहीं रहने वाला है। बस इतना ही आपसे अब अनुरोध। बहुत धन्यवाद।